अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और जो जो क्लास क्या कहते हैं, थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी नेट कनेक्शन की वजह से। वो मैं दोबारा ले रहा हूँ। तो कहाँ से स्टार्ट किया था वो? सबसे पहले फोल्डर बनाया था। तो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले फोल्डर बनाना था। फोल्डर किस तरह बनाया था? कंट्रोल शिफ्ट एन। इससे नया फोल्डर क्रिएट हो गया, तो इसका नाम हमने ये जो कि हम कोशिश लाने क्लास 2 को रख दिया इसका नाम ना। क्लास 2। इस फोल्डर में आएंगे, एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे, CMD करेंगे और इसको ओपन करने के लिए कॉड स्पेस डॉट। और ये इस कोड ओपन हो गया। तो ये कम्प्लीटली खाली है। तो इसमें हम एक फोल्डर लेकर आएंगे जो कि HTML नाम का है, जो कि कल भी सीखा था हमने। तो फोल्डर किस तरह बनाना है? यहाँ पे जाना है, न्यू फाइल है, फाइल बनानी है। न्यू फाइल पे आप आपने जाकर क्लिक करना है। आप जो नाम देना चाहे उसे रख सकते हैं, जैसे इंडेक्स डॉट डॉट जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा बेहतर भी है। तो इंडेक्स डॉट नाम रखने के बाद आपने उसकी एक्सटेंशन देनी होती है, जो भी आप प्रोग्रामिंग या हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ HTML कर रहा हूँ तो HTML ही लिखूंगा एक्सटेंशन में। अगर जावा होती तो जावा स्क्रिप्ट होती तो JS होती, टाइप स्क्रिप्ट होती तो TS होती। यहाँ पे HTML करके मैं इंटर कर दूंगा और यहाँ पे HTML की फाइल क्रिएट होकर आ गई। इसके बाद इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, बॉयलर प्लेट जो है कोड जनरेट करते हैं। वो किस तरह करते हैं? शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क्स दबाते हैं और आपके पास एक एमिट आ जाता है। ये एमिट दिख रहा है आपको? ये एमिट, ये आपके पास बन के आ जाता है ऑटोमेटिक, जो VS कोड की तरफ से फीचर है। आप ये दबाने के बाद, एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद आप टैब या एंटर करें, तो ये पूरी जो बॉयलर प्लेट कोड है वो आपके सामने जनरेट होके आ जाएगा। सही है। तो इसके बाद टैब टैब दो दफ़ा करें। जो डॉक्यूमेंट है, आपकी फाइल का नाम क्या है? आपकी क्लास का नाम है, जैसे क्लास आपकी आज दूसरी दूसरी क्लास है, तो आप ये कर लें। अभी आप गो लाइव पे जाएंगे सबसे पहले, वहाँ देखेंगे हमारी क्लास 2 का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा? देखिए क्लास 2 का नाम हमारे पास आ रहा है, मतलब कि VS कोड का लाइव सर्वर सही काम कर रहा है हमारा। और उसके बाद हमें कहाँ से सीखना था? क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या सीखा था हमने? HR का टैग लगाना सीखा था। HR का टैग किस तरह लगाया था कि क्या करता है वो? आपके जो भी कोडिंग है उसके दरमियान एक लकीर खींच देता है, एक लाइन खींच देता है। आपको कल भी बताया था, आज दोबारा क्लियर कर देता है। क्योंकि कल की क्लास में बहुत सारी डिस्टर्बेंस हुई नेट इशू की वजह से ना। तो सबसे पहले यार देखो, आप एक पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ जो कि 30 वर्ड्स का होगा उसको। अब देखें, ये हॉरिजॉन्टल बार आ गया इसके लिए। क्या आ गया? हॉरिजॉन्टल बार। अब इसको किस तरह रिमूव करना है कि अब हम अपना टेक्स्ट लिखने जाना है, तो हम इतनी ऐसा ख्वारी तो नहीं काट सकते कि हम वहां तक जाएं। तो फिर इसके लिए एक शॉर्टकट की कल बताई थी, Alt+Z। सो कर देंगे, आपका जो है आपका एक पेज के अंदर कन्वर्ट होके आ जाएगा, जो कि बेहतर आपको सही लगेगा। और ये आया भी एक ही लाइन के अंदर, लेकिन जैसे 9 यहाँ पे है तो 10 यहाँ से शुरू हो रही है, ये नहीं कि 10 यहाँ से स्टार्ट हो गई। ये पूरा पैराग्राफ जो कि एक लाइन में है, एक लाइन को कंसिडर कर रहा है। सही है। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक लाइन आ जाए, एक लकीर जो होती है वो लकीर आ जाए। आप लकीर के लिए कौन सा यूज करते हैं टैग? HR का टैग यूज करते हैं, जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। सेल्फ क्लोजिंग मीन्स मतलब कि ये आपने देखा होगा, ये पी का जो टैग है, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है तो यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है। क्लोज होने का, और ये जो HR का टैग है ये जस्ट ओपन होता है और सेल्फ क्लोजिंग होता है, मतलब खुद ही बंद हो जाता है, इसको बंद करने की जरूरत नहीं होती। कुछ टैग ऐसे हैं जो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, कुछ टैग ऐसे हैं कि इनको बंद करना पड़ता है। अब यहाँ पे HR टैग लगाने के बाद
और सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। तो यहाँ देखें, ये हमारे पैराग्राफ के ऊपर एक लाइन जो है खींचती हुई नज़र आ गई है। अभी मैं एच आर का टैग हटाता हूँ, ये लाइन नहीं होगी। ये लाइन नज़र आ रही नहीं ना। अब एच आर का टैग से यही फायदा है, अगर आप वैसे इतना यूज़ नहीं है इसका, अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट क्रिएट करने में कर सकते हैं। ये एक देखें, और मैं चाहता हूँ मैं पैराग्राफ को बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है। और मच बेटर। इसके नीचे भी चाहता हूँ एक लाइन क्रिएट हो जाए। एक लाइन क्रिएट हो गई। और मैं चाहता हूँ इसके नीचे जो है H1 है वो हेलो वर्ल्ड जो है आ जाए। हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे जो है H2 आ जाए। H1 और H2 के दरमियान जो है मैं चाहता हूँ एक ब्रेक लाइन, एक लाइन आ जाए। ब्रेक नहीं। और H2 के बाद H3 को हम वो करेंगे। हम चाहते हैं H2 और H3 के दरमियान भी जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाए। और ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो था H1 के बाद हमने कहा था कि ये हम चाहते हैं कि ये एक लाइन क्रिएट हो जाए। और दूसरा जो हेलो वर्ल्ड है उसके बाद भी हम चाहते थे कि हमारा एक रूलर जो है हमारे पास आ जाए। तो सही है, यहाँ तक क्लियर होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, चाहे चाहोगे इतना बड़ा नहीं लेना। और दूसरा जो टैग है बी आर। अब बी आर जो टैग होता है वो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, जो कि बस हम लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। बी आर से मुराद ब्रेक लाइन। जहाँ पे भी आप बी आर का टैग लगा दोगे ना, वो वहां से जो भी उससे आगे से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो आप उसको नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट कर देगा, भेज देगा। जैसे मैं चाहता हूँ ये जो कम जो लिखा हुआ है इसके आगे मैं बी आर टैग लगा देता हूँ। सही है। अब ये जो जितना ये एरिया है ना ये पैराग्राफ का, ये फर्स्ट लाइन में आएगा। और इसके बाद का जो एरिया है वो आएगा नेक्स्ट लाइन। सही है, अभी देख लेना। जो कम है देखें ये एक लाइन तक आया। जो बाकी जो था कम के बाद से जो भी था, इसका नाम नहीं पता कौन सी जबान में लिखा है, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आया है। बी आर के टैग का ये फायदा है कि आप जहां से चाहे अपनी नेक्स्ट लाइन को शुरू कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये इसके बाद आ जाए बी आर टैग। अब यहाँ पे भी आ जाएगा बी आर का टैग। देखें ये यहाँ पैराग्राफ खत्म हुआ, यहाँ से हमने बी आर टैग लगाया था और यहाँ से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई। तो ये भी क्या कहते हैं हमारा यूजफुल टैग हो सकता है अगर हम यूज़ करना चाहें तो। बाकी तीसरा टैग जो है कमेंट्स का आता है कि हमने कमेंट्स किस तरह लिखने हैं। कमेंट्स से मुराद ये होता है, जो कमेंट्स मैं अपना बताऊंगा पर्सनल, मैं नोट्स बनाने का यूज़ करता हूँ। मतलब नोट्स के जो भी इंपॉर्टेंट जो की बात क्या कहते हैं की पॉइंट होता है उसको मैं नोट करने के लिए यूज़ करता हूँ हर लैंग्वेज में। भले वो जेएस हो या पाइथन हो या फिर एचटीएमएल हो। तो कमेंट्स जो है आपको वो एरिया होता है, वो आपका टेक्स्ट होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता, वो नज़र नहीं आता वेब ब्राउज़र पे। आप कमेंट्स जब भी लिखेंगे, आप कमेंट जो भी टेक्स्ट लिखेंगे अगर उसको आप कमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो वो आपका जो टेक्स्ट है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे हेलो वर्ल्ड H1 का मैं इसको कमेंट करने के लिए सबसे पहले देखें क्या कहते हैं वो ग्रेटर देन का साइन होगा। और ये माइनस माइनस यहाँ से, और माइनस माइनस और लेस देन का साइन। ये आपका जो है ये लाइन जो है वो बन गई। ओ हाँ बन गई। देखें क्रिएट हो गया आ गई। तो आपने ये वो एरिया होता है आपका क्या कहते हैं, आपका जो कमेंट्स है वो एरिया होता है जो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता। देखें वो हेलो वर्ल्ड जो है वो चला गया। सही है। एक मिनट जरा समय नहीं कर लेता हूँ। ये यहाँ से ये हुआ और यहाँ पे बंद हो गया। तो बाकी का जो कोड है वो तो एग्जीक्यूट होगा,
जिस लाइन पे हमने ये कमेंट लगा दिया वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे हेलो वर्ल्ड H1 है, H1 आपने देख लेना यहाँ पे प्रिंट नहीं होना। हेलो वर्ल्ड जो है, हेलो वर्ल्ड के इसकी निशानी रख लेते हैं एक, हेलो वर्ल्ड निशानी होगी कि वन वाला जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट नहीं होगा। अब देख लेना आप यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड वन जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। बाकी जो उसके नीचे था वो प्रिंट हो गई, जो उसके ऊपर था वो प्रिंट होके आ गया। सही है। और क्या कहते हैं, अगर हम इसकी शॉर्टकट की है, आपने क्या करना है, ये जिस एरिया को आप कमेंट्स करना चाहते हैं उस एरिया को जस्ट आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस स्लैश करना है। उसके बाद ये आपका जो है एरिया उसमें कन्वर्ट हो जाएगा कमेंट्स में। फिर ये आपने जो लिखा ये कभी भी आपको नजर नहीं आएगा आपके वेब ब्राउजर पे, क्योंकि आप इसने वो कर दिया, आपने उसको एक तरह से छुपा दिया कमेंट्स के थ्रू। सही है। तो मेरे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे तीन ही है। अब जो आता है कि ऑर्डर लिस्ट और मैन ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम ऑर्डर ऑर्डर से मुराद के वो जो हमारा जो ऑर्डर होता है वो जब भी हम देखें ग्रोसरीज यूज़ करते हैं या किसी भी फ्रूट्स लेने जाते हैं तो आप जो भी उसको लिखते हैं 1 2 3 करके या पे ABCD करके लिखते हैं। आपने देखा होगा, आप होता भी होगा। ऑर्डर लिस्ट का ये मतलब है। और ऑर्डर लिस्ट को किस तरह डिफाइन करना है, OL का टैग आता है ऑर्डर लिस्ट, इसको एंटर करना है, फिर इसी के अंदर LI का आता है लिस्ट से मुराद, LI मीन्स लिस्ट। तो उसमें जो सबसे पहले हम फ्रूट्स के नाम लिखते हैं उसमें जो सबसे पहले एप्पल है, दूसरा मैंगो लिखते हैं, जो तीसरा जो है बनाना। ये ऑर्डर लिस्ट बनाई, और ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और टैग लगता है LI का, लिस्ट माना है तो इसकी मुराद लिस्ट है। तो ये जो है हमारे पास इन तीनों की लिस्ट बन के आ जाएगी 1 2 3 करके। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 करके ये जो लिस्ट है हमारे पास प्रिंट होके आ गई है। हम चाहते हैं और आप इससे देखें 1 2 3 में आई है ये, 1 2 3 में आई है। सही। और हम चाहते हैं कि जो हमारी लिस्ट है हम चाहते हैं कि यार एक दूसरे टाइप में आए। अगर ये टाइप आपको पसंद नहीं आ रही तो आप वन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कैपिटल A की, स्मॉल a की, आई की, कैपिटल स्मॉल आई, ये किसी भी उसमें लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ये देखें ये इसमें आ गया। इस तरह आप 1000 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे उसमें भी यही गिनती चलती रहेगी। जैसे आप यहाँ डाल दो वन का, तो वन के लिए मैं मजीद 10 चीज़ों को बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 17 18 सॉरी। तो ये इतनी क्या कहते हैं ये लिस्ट जो है क्रिएट होकर आ गई। और क्या आई, नंबर वाइज होकर आई ये, वो क्या कहते हैं आगे पीछे होके नहीं आई। तो ये है ऑर्डर लिस्ट का कॉन्सेप्ट, कि आपकी जो लिस्ट बनाते हैं आपकी वो एक शेप में एक सीक्वेंस वाइज में जो है प्रिंट होके आती है 1 2 3 4 5 करके, या ABCD करके, या कुछ भी करके आपकी चॉइस पे हो। इसी के दौरान इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक आता है अनऑर्डर लिस्ट का। अनऑर्डर लिस्ट से मुराद मतलब कि उसके कोई लाइन नहीं, वो नहीं होता, सीक्वेंस नहीं होती, वो किसी भी तरह प्रिंट हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे आप कि 1 2 3 या ABCD हम लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट। तो जो अनऑर्डर लिस्ट होगी उस वो बुलेट से प्रिंट होके आती है। यहाँ पे देख ले अनऑर्डर लिस्ट भी सेम इसी की तरह होती है, लेकिन UL OL का फर्क है बस। वहाँ पे OL लगता है, यहाँ UL लगता है। यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे एंटर करना है। फिर LI का टैग भी इसके अंदर लगता है। तो दोबारा हम ये सब करेंगे, और क्या कहते हैं यहाँ पे हम जो है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी की मिसाल लेंगे। क्रिकेट और हॉकी। सही। हमने ये ले लिया। ये जो आपका जो होता है ये 1 2 3 के अंदर प्रिंट होके आएगा, और जो आपका ये जो है वो बुलेट्स के अंदर आएगा
सर्कल सा बुलेट्स होगा छोटा सा ब्लैक कलर का, उसमें प्रिंट होके आएगा ये बाय डिफॉल्ट। ये देखो यहाँ पर जो है ये प्रिंट होके आया है बुलेट्स में, बुलेट्स में प्रिंट होके आया है ये। और ये देखें ये 1 2 3 करके एक सीक्वेंस वाइज से होकर आया है। तो ये फर्क है दोनों में। वो 1 2 3 करके या ABCD करके स्टार्ट होती है जो OL है। बाकी जो दूसरी है अनऑर्डर लिस्ट है, वो आपकी बुलेट्स के साथ स्टार्ट होती है। अब मैं चाहूँ कि आगे HR टैग लगा दूँ, लाइन की जो एक, वो लाइन पीछे भी नजर आ। तो नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कौन सा आता है? चौथा, बल्कि पांचवा, डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में मतलब क्या है? बचपन से आपने देखा होगा स्कूल में, आप एक हेडिंग डालते हैं, उसके नीचे एक उसका कंटेंट लिखते हैं, उसका मटेरियल लिखता है। जैसे आपने एक CPU लिखा या मॉनिटर कंप्यूटर लिखा, उसकी हेडिंग डाली, उसके नीचे उसका बता दिया कि ये है क्या चीज़। इस तरह ये भी डेफिनेशन लिस्ट का यहाँ पे है टैग। इसका इतना यूजफुल टैग ये नहीं है, लेकिन आपके जो कोर्स में है तो सिखाना है। डेफिनेशन लिस्ट जो है सबसे पहले स्टार्ट होती है DL। ये डेफिनेशन लिस्ट से इसकी मुराद है। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर दो टैग लगते हैं आपके, DT, डेफिनेशन टर्म या डिफाइन टर्म। सही है, डिफाइन टर्म मतलब कि आप किस चीज़ की वो चाहते हैं कि आपकी जो है हेडिंग किस चीज़ की बन के आए। आप क्या चाहते हैं कि आप इससे रिलेटेड कंटेंट लिखें। मैं चाहता हूँ कि मैं लिखता हूँ CPU से रिलेटेड। CPU क्या है? DT, डिफाइन टर्म। आप इसके अंदर हम लिखेंगे, डेफिनेशन टर्म के अंदर हम लिखते हैं, और क्या कहते हैं कहाँ ये, डेफिनेशन लिस्ट के बाद डेफिनेशन DD, डेफिनेशन डिफाइन, नाम इसके मेरे जहन से निकल गया था, जो कि DD नाम से आता है टैग। ये लिख दिया। अब इसमें लिखेंगे जो वो चीज़ लिखेंगे जो CPU से रिलेटेड है, जो CPU की हेडिंग में बताई जाती है, उसमें हेडिंग में बताया, हेडिंग में लिख दिया CPU। अब जो उसके अंदर का जो कंटेंट है मतलब मटेरियल है, वो हम इसके अंदर DD के अंदर डेफिनेशन टर्म या डेफिनेशन डिफाइन के अंदर, या फिर इसके अंदर हम लिखेंगे। जैसे हम लिख देते हैं CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। CPU इज एन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और इस तरह मैं 10, इस तरह मैं वो हेडिंग्स क्रिएट कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 5। देखें ये हेडिंग हो गई, ये इसका कंटेंट हो गया। ये हेडिंग हो गई, ये इसका कंटेंट हो गया। ये हेडिंग हो गई, इसका कंटेंट हो गया। तो इस तरह ये डेफिनेशन लिस्ट जो है आपकी यूज़ होता है। इसका टैग वैसे तो यूज़फुल नहीं है, हम जो कि हेडिंग के लिए आपको ऑलरेडी बताया कि H3 या H1 से लेकर H6 तक हम इसका यूज़ करते हैं। अब वो आपके ये जो सिखाने का मकसद, अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी इतना इसका स्कोप नहीं है, मतलब कि यूज़ नहीं है अभी। एड्रेस लिंक अभी स्किप करते हैं। एंकर लिंक, एंकर टैग, जो कि सबसे पहली क्लास में भी पढ़ाया था, मतलब कि कल। एंकर टैग क्या करता है? A से स्टार्ट होता है। A लिखेंगे आपके पास ये लिंक आ जाएगा, ये टैग आ जाएगा। HRF में हम क्या लिखेंगे? HRF में हम वो लिखेंगे जिस चीज़ का हम लिंक देना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ google.com का, तो उसकी गूगल का सीधा सीधा मैं लिख दूंगा https://www.google.com। ये क्या कहते हैं, गूगल का लिंक आ गया। तो कुछ नज़र नहीं आया, कहाँ गया ये? इसके नीचे लिखा ना, तो नज़र क्यों नहीं आया? ये लिंक लगाना काफ़ी नहीं है, ये जो अंदर इसका है ये भी लिखना होता है कि ये किस चीज़ का लिंक है। तो इसके नीचे इसकी जो है हम लिखेंगे गो टू गूगल। तो ये आगे गो टू गूगल, इस पर क्लिक करेंगे, वो गूगल पे आपको आपके पेज पे पहुंचा देगा। ये देखें गूगल पे आ गया। क्या करा? ए टैग बनाया सबसे पहले, दोबारा देखें। ए टैग बनाया, ए
ए टैग बनाने के बाद उसको एंटर कर दिया, HRF, मतलब इसका जो है रेफरेंस दिया कि किस चीज़ का आप लिंक लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने लगाया था गूगल का https://www.google.com। और यहाँ पे हम लिख देंगे गो टू गूगल। हमारी वेबसाइट कहाँ गई? यही है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, गूगल पे आ जाएंगे, सही। अब आपको एक चीज़ सिखानी है, चाहते हैं ये देखें। यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल, ये देखें google.com नॉट सिक्योर, ये क्यों आ रहा है सर? बल्कि स्पेलिंग का मसला है वो। शिट। google.com। आप कह रहे होंगे कि जो HTTPS है इसमें तो ये लिंक नजर ही नहीं आ रहा, आप क्यों लिखा है ये? HTTPS का क्या मकसद है? आप जाएंगे, ये जो हमारी वेबसाइट है क्या कहते हैं गूगल की, आप इस पे जाके क्लिक करें, और एक दफ़ा क्लिक कर लिया, सेकंड टाइम क्लिक करें, ये देखें आपको वही लिंक जनरेट होके आ गया जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। क्लियर? तो HTTPS का ये यूज़ है कि हमने आप क्या कहते हैं वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे दो दफ़ा क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, वो आपको जो HTTPS है वो आके यहाँ पे नज़र आ जाएगा, आपको विजिबल हो जाएगा। सही है। और अब क्या कहते हैं, और इमेज टेक की बात आती है। लास्ट जो है इमेज टेक का रह गया है। इमेज टेक किस तरह यूज़ करते हैं, बाकी आपको इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला फिर भी हो तो आप पूछ लेना। बल्कि इसका एक दो मिसाल और दे देते हैं एंकर टैग की। जैसे हम फेसबुक का चाहते हैं, फेसबुक के पेज पर गए, यहाँ पे फेसबुक के पेज पे गए, उसने क्या बोला? फेसबुक पेज पे सर एक लिंक है, वो जनरेट होकर आ गया हमारे पास भी, गूगल पे ही आया है फेसबुक का जो पेज है। तो इस तरह हम अपने वेबसाइट पे भी ये क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं https://www.facebook.com, गो टू फेस। तुमने खुद ही सजेस्ट कर दिया, सजेस्ट कर दिया है यार। और ये क्या होगा, एक और लिंक आ जाएगा, इस पे हम चाहते हैं BR का टैग, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है आ जाए, वरना अगर BR का टैग नहीं लगाऊंगा तो दोनों एक साथ ही प्रिंट हो जाएंगे बराबर में। देखो इन दोनों में पता नहीं चल रहा कि कौन सा लिंक जा रहा है, एक लिंक है या दो लिंक है, तो इसलिए बीच में जो है BR का टैग मैंने यूज़ किया है। तो ये अलग अलग लाइन में आ गए। गो टू गूगल, ये गूगल पे चले जाएंगे। और गो टू फेसबुक, ये फेसबुक का पेज आ जाएगा। वो फेसबुक पे ज़रा ID लॉगिन है इसलिए मैंने स्किप कर दिया। सही है। बाकी जो है लास्ट टैग जो रह गया है, बल्कि इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं, अमेजोन की। अमेजोन भी एक काफ़ी बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है, अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हो आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं इसमें। अमेजोन, अमेजोन इसमें इसका भी इसके इसके दोनों के दरमियान BR का टैग देना पड़ेगा। आप अमेजोन पे क्लिक करेंगे, अमेजोन की वेबसाइट पे हम चले आएंगे। देखें अमेजोन की वेबसाइट आ गई, क्रिएट हो गई। वो क्या कहते हैं, हम लोग लिंक पे गए, हमारी अमेजोन की जो है वेबसाइट आ गई। आपने देखा होगा ये वेबसाइट पे हम जब भी जाते हैं, क्या कहते हैं, हम किसी भी बटन को क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाना हो, हमने क्लिक किया, अब तो हम एक नए पेज के अंदर चले जाते हैं। तो यही
इसी टैग के जरिए हम जो जाते हैं आगे, इसी टैग की वजह से जाते हैं, ये आगे इसी टैग का ही काम हो रहा होता है कि ये लिंक कर देता है आपके पेज को एक दूसरे से। आप उसको लिंक डाल देंगे और आपको उस पेज पे पहुंचा देगा जिसका लिंक आप डालेंगे। और बाकी लास्ट टैग जो रहता है वो रहता है इमेज टैग। इसके नीचे भी आर टैग लगा कि हम क्या कहते हैं, अपने वेबसाइट है उस पर इमेज किस तरह लगा सकते हैं। इसके लिए एक टैग आता है IMG सोर्स। इसको अभी इसको क्या कहते हैं, अभी स्किप करते हैं, इसको देखें। इमेज का टैग लगाया, तब से दोबारा देखें, IMG लिखा, और उसके बाद अपने SRC। ये क्या बोला है? SRC से मुराद सोर्स। हम कौन सी तस्वीर देना चाहते हैं, कौन सी तस्वीर का लिंक यहाँ पे देना चाहते हैं इमेज का। तो हम जो भी पिक्चर यहाँ पे अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है, उसका एड्रेस लिंक हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जो कि इस तरह। फ्लैश काफी है। जो वेबसाइट है यहाँ पे आपने जाना कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे आपने जाना है। जो कॉपी इमेज एड्रेस किया है वो यहाँ पे सीधा आपने पेस्ट कर देना है। सही है। जो वहां से कॉपी, जो क्या कहते हैं, यहाँ पे तस्वीर पे जाना है किसी भी पिक्चर पे, वहां पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने देखना है कि कॉपी इमेज एड्रेस, वहां पे कॉपी इमेज एड्रेस करना है और यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देना। तो आपकी जो तस्वीर पिक्चर है वो आपके वेबसाइट पे आ जाएगी। ये नीचे देखें तो पिक्चर आ चुकी है। पिक्चर सही है। किस तरह प्रिंट हुई दोबारा बताते हैं। आप दूसरी तस्वीर की मिसाल लेते हैं। सबसे पहले IMG का टैग लगाया, उसमें सोर्स दिया, क्या 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 हम लगाना चाह रहे हैं, तस्वीर लगाना चाह रहे हैं, तो उसका लिंक कहाँ पे देंगे, SRC के बीच में। तो यहाँ पे हम गए एक और क्या कहते हैं तस्वीर उठाने। हम चाहते हैं यारी तस्वीर, ये क्या कहते हैं, इस यारी तस्वीर उठाना चाहते हैं। तो सीधा सीधा राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करना है, इमेज का एड्रेस कॉपी करना है और देन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जस्ट वो जो आपकी जो पिक्चर है वो हमारे जो है वेबसाइट पे आ गई। ये देखें, ये पिक्चर काफ़ी बड़ी आ गई है, काफ़ी बड़ी पिक्चर आ गई है। सही है। तो हम इसके साइज को भी मेंटेन कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में एक BR टैग लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा स्विच हो गई है। BR का टैग लगाते हैं, देखो थोड़ा सा इनमें फर्क नजर आया, ये सेपरेट है। एक और टैग लगाएंगे BR का। सही। और ये पिक्चर जो है नीचे की जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब हम चाहें तो इसकी विड्थ भी दे सकते हैं। मतलब विड्थ से हम इसको सेट करना चाहें। हाँ, विड्थ कितनी है इसकी? 300 पिक्सल। सेट हो गई, थोड़ी बहुत सेट हो गई। और इसमें ये करना है कि आपने जो आपकी तस्वीर जब भी अगर बड़ी आती है वेबसाइट बनाते टाइम, तो आपने अगर इसको सेट करना है कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी आ गई या छोटी आ गई, तो आपने सिर्फ उसकी हाइट एंड विड्थ को सेट करना है। मतलब कि हाइट एंड विड्थ दोनों को नहीं, उनमें से किसी एक को सेट सेट करना है। अगर आप करना चाहें हाइट को कर लें, आप करना चाहें विड्थ को कर लें, करना एक ही है। अगर इन दोनों को आप करेंगे ना तो आप देख लें आपकी जो पिक्चर का जो शेप है ना वो बिगड़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ विड्थ तो दे दी है और हाइट भी देने जा रहा हूँ। अब हाइट भी मैं 300 पिक्सल क्या कहते हैं 400 पिक्सल दूंगा, तो पिक्चर थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। थोड़ी सी जो आई, थोड़ा चेंज आया, थोड़ा सा चेंज तो आया। पिक्चर जो है अजीब शेप में हो गई। वो जो विथ जो की थी हमने, उससे ये हुआ था कि 300 विथ भी आ गई थी, 300 हाइट भी आ गई थी। इससे अवॉइड करना है कि अगर जब भी आप पिक्चर सेट करेंगे वो हमेशा HTML से, वो CSS से सेट करेंगे, जो कि भी आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो HTML है उसमें जस्ट आपने विथ या हाइट को सेलेक्ट करना है, उनमें से किसी एक को, और उसके जरिए सेट करना है।
ये नहीं कि आप दोनों को यूज़ करेंगे, दोनों को यूज़ करेंगे आपकी पिक्चर बिगड़ जाएगी, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। क्लियर है? उम्मीद है समझ में तो आया होगा इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। किसी को इस हवाले से कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजिंग है, तो आप ग्रुप में टेक्स्ट कर दें या बता दें। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।